जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों, आज के प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम में संभावित हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ें। राइट आंसर अपने नाम के साथ कमेंट करें। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मातृदेवी की मृण मूर्ति और वृषभ की टेराकोटा आकृतियां बड़ी संख्या में मिली हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, इनाम गांव से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का उल्लेख सर्वप्रथम किस मंडल में मिलता है जो वर्ण व्यवस्था का आधार बना? तो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दसम मंडल में आपको मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण विभाजन था वो कर्मों के आधार पे था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख, किस मेजर रॉक एडिक्ट में धम्म महामंत्रों की नियुक्ति और उनके कार्यों का विवरण मिलता है? तो दोस्तों बताएं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, शिलालेख 5वें में। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख 5वें में धम्म महामंत्रों की नियुक्ति और उनके कार्यों का विवरण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन प्रशासन में भुक्ति का प्रमुख क्या कहलाता था जो आमतौर पर राजकुमार होता था? तो दोस्तों, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, उपरीक कहलाता था। ठीक है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। भुक्ति का जो प्रमुख होता था वो उपरीक होता था। ठीक है, और आमतौर पर राजकुमार होता था। अगला प्रश्न देखिए, आज के प्रश्न पत्र का स्तर थोड़ा सा टफ है। ठीक है, इसके पहले हमने इजी टू मॉडरेट देखे थे और मॉडरेट टू टफ देखे थे, आज थोड़ा सा टफ देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जवाबीत नामक राज्य कानूनों को संकलित करवाया था? तो दोस्तों बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो जवाबीत नामक राज्य कानूनों को संकलित करवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर के किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों का समूह रहता था? तो दोस्तों, ये है कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, अहमदिया आंदोलन के बारे में प्रश्न है दोस्तों। इसकी शुरुआत 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने पंजाब के किस स्थान से की थी? तो दोस्तों, किस स्थान से की थी? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, कादियान से। ठीक है, कादियान से याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1931 के कराची अधिवेशन, देखिए एक इंफॉर्मेशन और मिल गया, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। ठीक है, में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है आपसे, जो बदली सत्याग्रह है इसके बाद गांधी जी ने किसे सरदार की उपाधि दी थी? तो दोस्तों, ये बारदौली एक्चुअली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर वल्लभ भाई पटेल है। और बदली, ये बारदौली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे केवल गांधी जी ने नहीं, वहाँ की महिलाओं ने भी इनको सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए। इसके राइट आंसर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति थी, क्या प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे को किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित किया? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन के अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, छठी अनुसूची के बारे में है। इसके तहत शायद जिला परिषदों को किस राज्य में लागू नहीं किया गया है? तो निम्नलिखित में से देखिए, मैंने आपको एटीएम मनी मैंने आपको पढ़ा रखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, मणिपुर। ठीक है, और आपको एटीएम मनी जब मैंने बताया था दोस्तों, तो ए से था असम, टी से था त्रिपुरा, यम से था मिजोरम और यम से था मेघालय, यानी कि मनी हो गया मेघालय। ठीक है, इसमें मणिपुर नहीं आता। तो याद रखेंगे छठी अनुसूची के बारे में, क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा।
स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न है दोस्तों, एडजर्नमेंट मोशन के बारे में। तो स्थगन प्रस्ताव संसद में पेश करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 50 सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाता है। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सचिवालय के गठन का प्रावधान करता है? तो दोस्तों सचिवालय के गठन के बारे में कौन प्रावधान करता है? अनुच्छेद 98। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपसे, जो पुंछी कमीशन था, पुंछी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किस वर्ष किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों 3 प्रश्न आपको इसमें मिल गए, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा 2007 में। अब देखिए पुंछी कमीशन का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए। कब आया? तो दोस्तों 2007 में। हो गया ना? चलिए 2 प्रश्न आपने देख लिया। भारतीय संस्कृत में जो अष्टछाप है, ठीक है, इसका संबंध किस भक्ति शाखा के कवियों से है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति शाखा के। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पल्लव काल में निर्मित प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर है और महाबलीपुरम में है, ठीक है, ये किस स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पल्लव काल में निर्मित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, महाबलीपुरम में है और किस स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी राज सिंह शैली। ठीक है, कौन सा शैली दोस्तों? राज सिंह शैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, हम्पी के स्मारकों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1986 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्पी दोस्तों किस नदी के किनारे था? तो दोस्तों तुंगभद्रा, याद रखिएगा। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 323 ए के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का उल्लेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। भाग आपका कौन सा है? ये 14 ए। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? 14 ए के अंतर्गत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश को खनिजों का हृदय स्थल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है, छोटा नागपुर का पठार। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा आपसे। ठीक है, और आप याद रखेंगे तो भाई एग्जाम में प्रश्न आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपसे क्या है, 1 मिनट। अगला प्रश्न आपसे है, सोन और नर्मदा नदियां अमरकंटक से निकलती हैं, यह किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है? तो दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? उम्मीद करता हूं आपको जरूर पता होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ये आर्य कह लें या रेडियल पैटर्न कह लें। ठीक है, तो इस पैटर्न में नदियां बहती हैं। अब ये कैसा होता है, जैसे मान लीजिए अमरकंटक पर्वत है, ठीक है, तो यहाँ से नदी निकलेगी तो ऐसे छिछला करके उसके बाद इधर से बहेगी, इधर से बहेगी। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से जब ऐसे स्केचिंग करते हैं तो एरियल पैटर्न या फिर रेडियल पैटर्न बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत के किस राज्य में नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है जो यूनेस्को की सूची में भी शामिल है? तो दोस्तों ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, आप बताएं। ये आपको मेघालय में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी CWG में। ठीक है, याद रखेंगे, रट लेंगे। देखिए कोपेन क्लाइमेट मैंने पढ़ाया है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। केंद्रीय मृदा जो संरक्षण बोर्ड है, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1953 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। दक्षिण भारत की पालनी पहाड़ियां मुख्य रूप से किस पर्वत श्रेणी के हिस्से में मानी जाती हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में है दोस्तों, इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और मैंने कई बार समझाया आपको, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों ओजोन परत के क्षरण को रोकना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है, जो इकोसिस्टम है यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा कैसा होता है?
तो दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, ये हमेशा सीधा होता है, अपराइट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस पर्यावरणीय सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है पृथ्वी सम्मेलन, रियो में जो हुआ था 1992 में, वो आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पुदुचेरी का। ठीक है, तो निम्नलिखित में पूछा है। ठीक है, अगर केरल ऑप्शन में होता दोस्तों तो वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात होगी तो पुदुचेरी आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, भारत में अगर नगरीय जनसंख्या की बात हो, इसका प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी 31.16%, लेकिन गोवा का 62.23% था और सबसे अधिक शहरीकृत वाला राज्य था गोवा उस टाइम पे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या किस दर से बढ़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्यामितीय दर से, जियोमेट्रिकल रेट से। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और ये पुलिस में तो बहुत पूछा जाता है प्रश्न। फ्लाई ऐश के बारे में है दोस्तों, फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, ऐसा प्रश्न है आपसे। तो दोस्तों इसका मुख्य स्रोत है आपका तापीय विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट। तो याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। भारत का कौन सा राज्य कपास के उत्पादन में अग्रणी है और यहाँ की मृदा रेगुर कहलाती है। तो दोस्तों रेगुर मृदा मैंने आपको बताया था वैसाल चट्टानों के टूटने से बनती है और इसको हम काली मिट्टी भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात में। ठीक है, और ये विशेषकर आपको कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत फेवरेबल हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों बताइए, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर है 2 फरवरी। 16 सितंबर ओजोन दिवस, 5 जून क्या है पर्यावरण दिवस। ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है आपसे दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ललितपुर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न है। तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो दोस्तों ललितपुर का। ठीक है, और ललितपुर ही है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। मेघालय का पठार के बारे में प्रश्न दोस्तों, इसका संरचनात्मक रूप से किसका विस्तार माना जाता है। दोस्तों मेघालय का जो पठार है ये संरचनात्मक रूप से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है और एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस वर्ष पेश की गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1997 में। कार्बन क्रेडिट मैंने समझा रखा है इन्वायरमेंट वाले टेस्ट सीरीज में, आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। मैंने सभी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सभी चैप्टर के साथ करा दिए हैं। धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर प्रश्न है दोस्तों, धारणीय विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी नीति आयोग, अगर हम भारत की बात करेंगे तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। तो ग्रेट डिवाइडेड ईयर किसे कहा जाता है दोस्तों, ये है 1921 का, क्योंकि इस टाइम पे भारत में निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काउंट हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। अब वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया था। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, कार्यान्वयन के लिए संविधान में अनुच्छेद 279 ये जोड़ा गया था। ठीक है, और 279 ए क्या करता है, जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वित्त मंत्री, उनको नियुक्त करता है। लेकिन जो परिषद के गठन का आधार है वो अमेंडमेंट कौन सा था, ऐसा प्रश्न है आपसे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 122वां संविधान संशोधन। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया और उसी के अंतर्गत ये कहा गया जीएसटी काउंसिल का जो हेड होगा, जो मतलब उसका अध्यक्ष होगा, वो कौन होगा दोस्तों, वित्त मंत्री होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर, इसको ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। भारत में विमुद्रीकरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों विमल जालान समिति। आपको ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा, विमल जालान समिति का गठन किया गया था। क्या करने के लिए, विमुद्रीकरण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बात हो रही है, कुल कितनी फसलों के लिए ये एमएसपी की सिफारिश करता है।
दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे 23 फसलों के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपसे, गन्ना के लिए एमएसपी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे केंद्र सरकार घोषित करती है? तो दोस्तों इसके लिए एफआरपी शब्द का प्रयोग होता है, उचित और लाभकारी मूल्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है। एगमार्क का केंद्रीय मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है। भारत में हरित क्रांति के दौरान किस फसल की उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं में। इसमें हाई ईल्ड वैरायटी के बीज का प्रयोग हुआ था और जिसका आविष्कार नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन हैं। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हो रही है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है जिसे भारत ने आजादी के बाद अपनाया? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है आपसे। जो हिल्टन यंग कमीशन था उसकी सिफारिश पर भारत के किस प्रमुख वित्तीय संस्थान की स्थापना हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक का 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और भारत में जो मुद्रास्फीति है वही नियंत्रित करता है, विशेषकर मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है? आरबीआई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। सब कुछ याद रखिएगा। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में प्रश्न है दोस्तों, से निवेशकों को लाभ किस रूप में प्राप्त होता है? तो जीरो कूपन बॉन्ड से ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं, तो याद रखिएगा कैसे लाभ मिलता है दोस्तों, बताइए इसमें लाभ कैसे मिलता है? रियायती खरीद अंकित मोचन से। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। याद रखेंगे इसमें रियायती मूल्य पर खरीद और अंकित मूल्य पर मतलब बेचना। जैसे मान लीजिए जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, जैसे आरबीआई को जब देखती है आरबीआई को उसको पैसे की आवश्यकता है या फिर गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता है तो वो बॉन्ड जारी करती है। ठीक है। उस पे एक मूल्य निश्चित रहता है और उस मूल्य को मतलब एक तरह से सस्ते में बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए 5,000 का बॉन्ड है तो उसको 4,000 में बेचा जाएगा और ये कहा जाएगा कि 1 साल के बाद जब आएंगे तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ मूल्य है वही मूल्य हम आपको दे देंगे वापस। ठीक है। तो इसी को हम जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। जीरो कूपन का मतलब है कोई इंटरेस्ट रेट नहीं पे किया जाएगा, जो मूल्य अंकित है वही दिया जाएगा। ठीक है। भारत में नीली क्रांति के ऊपर प्रश्न है दोस्तों, इसका बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों हीरालाल चौधरी आपको पता ही होंगे, इसके मतलब जनक के रूप में देखे जाते हैं भारत में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2020 में क्या आया था? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। जो गिनी कोफिशिएंट है, गिनी गुणांक है, इसका मान यदि 0 है तो अर्थव्यवस्था में ये क्या दर्शाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ये पूर्ण समानता यानी कि परफेक्ट इक्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, भारत में राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए एफआरबीएम एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों इसके पहले वाले टेस्ट में मैंने आपको थोड़ा सा तो हिंट दिया था। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2003 में। ठीक है। कब? 2003 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। इन्फ्लेशन के दौरान किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ होता है? मैंने इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में समझाया है। तो दोस्तों इसमें सबसे अधिक लाभ किसको होता है? जो एक तरह से इन्फ्लेशन के दौरान जो सबसे रीडी होता है। जैसे अगर किसी ने ऑलरेडी रीड लेके बैठा है, मतलब एक तरह से कर्जदार को ये हम डेप्टर कहते हैं, देनदार भी कहते हैं, इसको सर्वाधिक लाभ होता है। ठीक है। और जो ऋणदाता है उसको नुकसान होता है। ठीक है। अब समझाने का उतना वक्त है नहीं। ठीक है। इसका राइट आंसर आपने देख लिया। गोल्डन हैंडशेक के बारे में है दोस्तों, गोल्डन हैंडशेक एक्चुअली है। ठीक है। इस योजना का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ठीक है। किससे है दोस्तों? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। भारतीय कृषि में जो प्रचंड बेरोजगारी है इसका मुख्य लक्षण क्या है? तो दोस्तों इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। और इसमें क्या है, सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाता है। ठीक है। जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो शून्य होता है। ठीक है। तो प्रचंड बेरोजगारी आप कृषि में ही देख पाते हैं। मतलब जहां पे 2 लोग का काम है 10 लोग काम करते हैं तो 8 लोग इनडायरेक्टली या तो फिर छुपे रूप से बेरोजगार कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिप्स समझौते के तहत भौगोलिक संकेतक जीआई टैग्स की सुरक्षा कितने वर्षों के लिए प्रदान की जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, 10 वर्ष तक। ठीक है। तो ट्रिप्स समझौते के तहत भौगोलिक संकेतक की सुरक्षा 10 वर्ष तक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 देखें क्या है।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बारे में प्रश्न है, इसका पूर्ण स्वामित्व अब किसके पास है? तो दोस्तों 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार के पास है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए आपसे क्या प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण में किन फसलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 में राइट आंसर है दलहन और तिलहन। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है आपसे, एंजल टैक्स का आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत स्टार्टअप्स पर यह लगाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, धारा 56(2) के अंतर्गत, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम भारत में किस वर्ष से प्रभावी हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2006 से। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके एग्जाम के लिए हो जाता है, आपको ये देखने को मिलेगा क्योंकि भारत सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन को प्रमोट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व काले हिरणों का, ठीक है, इसके संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों ये है आपका प्रयागराज का मेजा लोकेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है जिसे हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास में प्रवासियों की भागीदारी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बांसुरी उद्योग के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयनित है? तो दोस्तों इसके ऊपर फोकस जाता नहीं है, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पीलीभीत। ठीक है, किसके लिए? बांसुरी उद्योग के लिए। अगला प्रश्न, जो बटेश्वर मेला है जो पशुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगरा में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला यानी कि प्लानिटेरियम स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, रामपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने आजादी के बाद कार्यभार संभाला? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपसे, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है? ये भी अलग से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, एटा कासगंज में। ठीक है, अगला प्रश्न, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथ यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है कहां पर स्थित है? ठीक है, और इसे मास्टर ग्रंथ क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मस्तिष्क के आधार पर ये स्थित है और ये शरीर में सभी महत्वपूर्ण जो हार्मोन्स के स्राव में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसलिए। अगला प्रश्न क्या है, लिटमस पेपर प्राकृतिक रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया गया आपसे। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लाइकेन से। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं? तो दोस्तों ये शुक्र है और सबसे अधिक एल्बिडो इफेक्ट भी शुक्र ग्रह का है, याद रखिएगा। विद्युत धारा के बारे में प्रश्न है, इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, दूध के दही बदलने, ठीक है, दूध का दही में बदलने का जो मुख्य कारण है वो कौन से जीवाणु की वजह से होता है? कौन सा जीवाणु इसमें सबसे रिस्पॉन्सिबल होता है? इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा और बादल का बनना, बिजली का तड़कना घटित होता है? तो दोस्तों ये है क्षोभ मंडल। ठीक है, और इसीलिए इसमें जहाज नहीं उड़ाए जाते, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये है मुरादाबाद। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, विटामिन ए। इसको विटामिन रेटिनल भी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों वेरी वेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेटस। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको कहां पे देखने को मिलता है? ये आपको बेतवा नदी पर देखने को मिलता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है,
कंप्यूटर में रैम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है और वह किस प्रकार की मेमोरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है और ये एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 78 चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हस्तिनापुर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर का है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है। शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होता है। तो दोस्तों ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बरेली इज्जत नगर में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर स्थित है और ग्लोबल 500 पुरस्कार इसी के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है नैरोबी कन्या में है और यूनेप का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। डुरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1888 में किस शहर से हुई थी। तो दोस्तों डुरंड कप का संबंध भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट से है। तो ये भी बात आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिमला से इसका ठीक है शुरुआत देखा जाता है। कब से, 1888 से। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक द टेस्टामेंट्स, ठीक है, इसके लिए किसको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों द टेस्टामेंट्स के लिए किसे। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, मार्गरेट एटवुड को। ठीक है, द टेस्टामेंट्स के लिए बुकर पुरस्कार मिल चुका है मार्गरेट एटवुड को। क्वेश्चन नंबर 84 देखें क्या है। भारत का कौन सा राज्य कथक शास्त्रीय नृत्य का मुख्य केंद्र है और इसके प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज थे। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बिरजू महाराज किससे संबंधित है, कथक से, और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, वियना, जो ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कहलाता है, तो प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था। ठीक है, तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर इसमें हो जाता है ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद, और बहुत फेमस हुए थे अभी जब पेरिस ओलंपिक 2024 चल रहा था। तो ठीक है, सार्क के प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 का आयोजन किस शहर में किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है जो अक्सर भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में पूछा जाता है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका नाम है तीरंदाजी, इसको हम आर्चरी भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है। एशियाई विकास बैंक के बारे में प्रश्न है, में सर्वाधिक मताधिकार करने वाले देश कौन से हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक मताधिकार रखने वाले देशों के बारे में प्रश्न है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। 89 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। ठीक है, तो जापान अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से ये आता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। तो दोस्तों इनका नाम अब तो बहुत इजी हो गया आपके लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड किनका है। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, याद रखेंगे। अब देखिए करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे धड़ल्ले से, इनको आप धड़ल्ले से अटेम्प्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, फिनलैंड। ठीक है, तो अलेक्जेंडर स्टब कहाँ के हैं, फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। हाल ही में आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग, आईसीसी वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग्स में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो दोस्तों बताएं। इनका जो नाम है सबको पता है, स्मृति मंदाना। ठीक है, और आपने एक वीडियो देखी होगी, उसमें हार्दिक पांड्या और उनका एक विशेष नयन मटक का है ना। हाल ही में निधन हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन को मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक घटना के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, खाड़ी युद्ध में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन को जाना जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपसे, हाल ही में 16वीं शताब्दी के संत थिरुमनकाई, क्या नाम है इनका दोस्तों, थिरुमनकाई अलवर की कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाने की घोषणा किस विदेशी संग्रहालय ने की है? तो दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एस्मोलियन संग्रहालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। ठीक है, याद रखेंगे 16वीं शताब्दी के संत हैं ये, इनका नाम है तिरुमनकाई अलवर। इनकी कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाने की घोषणा एस्मोलियन संग्रहालय ऑक्सफोर्ड ने की है। अगला प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वर्ष 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 176वां। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए किस विशेष लीग की घोषणा की गई है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, अस्मिता लीग। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत जो युवा संगम फेज है, ठीक है, युवा संगम फेज जो 6 है का ऑनलाइन पंजीकरण हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों युवा संगम फेज 6 का ऑनलाइन पंजीकरण किस मंत्रालय द्वारा? क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूं, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस 2026 का आधिकारिक विषय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, औषधि और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है, हाल ही में चर्चा में रही 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है? तो दोस्तों नाम याद रखेंगे, रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर, कितने का? 850 मेगावाट का, और ये समाचारों में रहा है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए और आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अलय MK3 हेलीकॉप्टर और VL शीतल मिसाइलें जो, ठीक है, इनके लिए कितने मूल्य के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि है क्या एक्चुअली LHMK3। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर और VL शीतल मिसाइलें हैं, इनके लिए कितने मूल्य के सौदे पर हस्ताक्षर किया है सरकार ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5083 करोड़ के। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, रक्षा मंत्रालय ने ALH, ठीक है, MK3 हेलीकॉप्टरों और VL क्या है, स्टील है एक्चुअली दोस्तों, मिसाइलों के लिए कितने मूल्य के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 5083 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ALH MK3 हेलीकॉप्टरों और VL स्टील मिसाइलों के लिए कितने मूल्य के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों 5083 करोड़, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। सेशन अगर आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं भी पसंद आए तो भी लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना स्कोर अपने नाम के साथ साझा कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने एग्जाम तक, अपने सफलता तक GS फोकस फैमिली का पार्ट जरूर बनेगा। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।